हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2024 को हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट हम लोग। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि अभी रिसेंटली इंटर स्टेट काउंसिल, केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय एक कमेटी बनी है और उस कमेटी का पुनर्गठन किया गया है अभी हाल ही में। तो उस कमेटी के अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष है ना, वो किसे बनाया गया है। तो उस कमेटी के अभी रिसेंटली जो है ना अध्यक्ष बनाया गया है, और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है किसको? भारत के प्रधानमंत्री जी को। भारत के प्रधानमंत्री जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक्चुअली ये कमेटी है क्या? देखो, ये कमेटी ये है कि राज्य और केंद्र के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है, और इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है। तो उस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है वो है भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, और इसके अध्यक्ष तो है भारत के प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष बने हैं गृह मंत्री जी। ठीक है। अच्छा, इस कमेटी का गठन जो किया गया वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? वैसे इस कमेटी का गठन किया गया आर्टिकल 263, 263 आर्टिकल है, इसके तहत इसका गठन किया गया है। वैसे इस कमेटी के बारे में ना अगर किसके अधीन किया गया है ऐसा पूछा आपसे जाए ना, तो आप ये याद रखिएगा, सरकारिया आयोग है एक। ठीक है ना, सरकारिया आयोग था, मतलब उस आयोग का 1988 का उन्होंने मतलब इसके बारे में जो है ना वो जानकारियां दी थी, या उन्होंने एक स्थायी निकाय बनाया था एक। और इसकी स्थापना वैसे फिर 1988 के सरकारी आयोग की सिफारिश पे राष्ट्रपति जी ने साइन किए थे 1990 के अंदर। उसके आधार पे औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री हैं इस कमेटी में, और सारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है, और के साथ साथ भारत के सभी राज्य के इसमें सीएम भी शामिल होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक हैं या उपराज्यपाल हैं वो भी इसके अंदर, या मुख्यमंत्री है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं एक्चुअली। और इसके अलावा जो है ना आप ये भी याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय ने अभी रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया था, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। और ये सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल जो एप्लीकेशन है ना, इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन बर्थ या के साथ साथ जो है ना, ऑनलाइन बर्थ के साथ साथ जो है वो डेथ सर्टिफिकेशन जो है ना, उन सभी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय के अधीन ना एक और डिपार्टमेंट भी आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, एनआईए। उन्होंने अभी दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था। इवन गृह मंत्रालय ने एक अभी केंद्रीय हिंदी समिति भी बनाई थी, उसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। और इसके अलावा जो है 3 साल के लिए कमेटी बनती है ये। ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस जिले की बेटी ईरा ने इंटरनेशनल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। तो ईरा ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। ये बेटी कहाँ की है? हरियाणा के चरखी दादरी की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चरखी दादरी जिले के गांव रानीला की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में तेजी से उभरकर भारत का नाम रोशन करने वाली ईरा शर्मा ने अभी रिसेंटली शानदार खेल प्रदर्शन किया है, और नेपाल में आयोजित हुई थी इंटरनेशनल प्रतियोगिता, उसमें सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन खेल में पूरे हरियाणा की बेटियों का रोल मॉडल बन चुकी है ये, और कई जगह पे कई सारे मेडल जो है ना ये ऑलरेडी पहले भी जीत चुकी है। अभी रिसेंटली एक गांव है हरियाणा का जिसका नाम है जांडवाला। ये जांडवाला बिश्नोइया इस गांव का नाम है, और इस गांव में काले हिरण के शिकार की घटना से बिश्नोई समुदाय में आक्रोश बढ़ा हुआ है। तो ये हरियाणा में वैसे तो ये मामला फिलहाल के लिए नेशनल मामला बना हुआ है, सलमान खान का मामला कह दीजिएगा चाहे। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एनवायरमेंट्स को देखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया गया, और ये जो बच्चा सिविल्स की तैयारी कर रहा है, स्पेशली हरियाणा सिविल्स की, उनके मेंस या एथिक्स पेपर के लिए और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना वो क्या रहेगा? सिरसा इस सवाल का ठीक है। ये गांव जो है ना वो है सिरसा जिले के अंदर। वन्य संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाला ये समाज है बिश्नोई समाज, और बिश्नोई समाज अभी फिलहाल के लिए इसी हिरण के शिकार के लिए आक्रोश चल रहा है। 23 दिसंबर साल 2024 को एक 5 साल के नर हिरण का शव पाया गया है, और उसमें कटे हुए निशान थे जो अवैध शिकार की ओर संकेत करते हैं। पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया है, और जिसमें से एक छिद्रित घाव को अवैध शिकार के साक्ष्य के रूप में पहचाना गया है। इस क्षेत्र में नीलगाय, बछड़े जैसे अन्य जानवरों का भी शिकार हुआ है।
और इसके अलावा अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने जांडवाला, बिश्नोईयान, गंगा, भाऊखेड़ा जैसे गांवों में वन्य जीवों पर साल 2017 में अभ्यारण्यों की अधिसूचना रद्द करने के प्रभाव पर प्रकाश भी डाला है। हालांकि इनके लिए पहले नोटिस जारी हुआ था इन गांवों के लिए कि इस क्षेत्र को बेसिकली जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य की लिस्ट में डाला जाए, लेकिन इसको जो है ना बोर्ड ने रद्द कर दिया था। इस अधिसूचना रद्द होने के बाद से काले हिरण और चिंकारा हिरणों की आबादी में काफ़ी कमी आई है। यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 49, 51 और 54 के तहत ये मामला जो है ना यहाँ पे अभी रिसेंटली दर्ज किया गया है। काला हिरण जो है ना इसको आप लोग एंटीलोप सर्विकापा या भारतीय मृग या भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग की एक प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे घास के मैदानों का प्रतीक भी माना जाता है। काला हिरण एक दिनचर मृग है, मुख्यतः दिन के समय ही ज़्यादातर ये एक्टिव रहते हैं। ये हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का ये राज्य पशु भी घोषित किया जा चुका है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने हरियाणा राज्य का ये राजकीय पशु भी है। हिंदू धर्म में पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। ये इसकी खाल और सींग पवित्र माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और संरक्षण स्थिति इसकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट 1 में आता है। IUCN की लिस्ट में इसको कम चिंताजनक माना है और सिटीज की लिस्ट में जो ना प्रविष्ट 3rd में डाला है इसको। पर्यावास या आवास विखंडन, वनों की कटाई है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, अवैध शिकार है, इसकी वजह से लगातार इनकी जनसंख्या वो कम होती जा रही है। इनसे संबंधित संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, जैसे वेलावदर ब्लैक बग अभ्यारण्य गुजरात में है। इसके अलावा पॉइंट केली मेरे अभ्यारण्य है, तमिलनाडु में है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के पास यमुना बेल्ट में ब्लैक बग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने को मंजूरी दी थी और यह ब्लैक बग को समर्पित पहला संरक्षण रिजर्व ही होगा। ताल छापर अभ्यारण्य भी है, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे भी काले हिरण की और बाकी अन्य हिरणों की प्रजाति खूब देखने को मिलती है। एक और सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाल ही में हरियाणा और राजस्थान सीमा के पास में किस पर्वतमाला का भूस्थानिक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। इस सर्वेक्षण में हरियाणा में प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान में लाइसेंस प्राप्त खाद्यान्नों की पहचान की जाएगी। तो ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसको हरसैक कहते हैं, HAU यूनिवर्सिटी में इसका ऑफिस है और इसने अभी सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न पहाड़ी हरियाणा राजस्थान के अधिकार के अंदर जो आती है ना, उनका रिकॉर्ड निकालना है। भी कौन कितना एरिया हरियाणा में है, कितना एरिया राजस्थान में आता है। इससे फिर पता लग पाएगा कि अवैध खनन हो रहा है। माफिया अरावली पहाड़ी पर अधिकार क्षेत्र किसका है, ये अभी तक पता नहीं है। कोई कहते हैं कि हमारा इतना इलाका है और इस इलाके को चल के वो अवैध खनन इन द सेंस की पहाड़ी तोड़ते हैं, क्रेशर है, पत्थर है, वहाँ से निकालते हैं। और इसके अलावा ब्यूरो ने रवा गांव में 6000 मैट्रिक टन पहाड़ी से अवैध खनन के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है ना FIR दर्ज की है। अवैध खनन सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना ही जल है या यहाँ से खनिज अयस्क है या कुछ भी ऐसे मूल्यवान संसाधन है, उनको निकालना ही अवैध खनन कहलाता है। इसमें पर्यावरण, श्रम, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल होता है। आपका एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। इससे वनों की कटाई भी होती है, मिट्टी भी इससे जो है ना वो खराब होती है, जल प्रदूषण भी होता है। वन्य जीव जो यहाँ के रहते हैं जंगलों में, वो भी उनका भी पर्यावास है, वो भी वहाँ से निकलते हैं, तो उनकी भी जनसंख्या लगातार कम हो जाती है। अवैध खनन से अक्सर जो है ना वो पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग करते हैं ये। तो ये कोई ऐसा तो देखते नहीं है कि हेल्थ के लिए क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है, इनको तो अपने काम से मतलब होता है। इसलिए आसपास के जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्थ से संबंधित भी बीमारियां फैलती है। इसके अलावा सरकारों का भी राजस्व की हानि हो जाती है इससे। देखिए ना, रॉयल्टी वगैरह है वो प्रॉपर भुगतान नहीं होता, टैक्सेस प्रॉपर सरकार को नहीं मिल पाता है ये, तो इसकी वजह से इकोनॉमिकली इफेक्ट भी बहुत पड़ता है इससे। तो उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का प्रमुख स्रोत है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का। मानवाधिकार का भी उल्लंघन है इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जबरन जो है ना श्रम करवाते हैं, बाल श्रम करवाते हैं और इनका पैसा भी नहीं देते, काम करवाते हैं। तो वो अब किसको जाके कहे, क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं।
अरावली आप सबको पता है कि ये गुजरात से राजस्थान हरियाणा होते दिल्ली तक फैली हुई है। 692 किलोमीटर लंबी है, 10 से 120 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में काम करती है। 80% भाग इसका राजस्थान में है, 20% भाग हरियाणा में है और दिल्ली और गुजरात में है, बाकी रिमेनिंग आपका। अरावली पर्वतमाला दो मुख्य श्रेणियों में बटी हुई है, एक तो सांबर सिरोही श्रेणी में है और एक राजस्थान में सांबर खेतड़ी श्रेणी में है। इसका लगभग विस्तार 560 किलोमीटर का है। थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान, गंगा के मैदान के बीच में ये इकोटॉन के रूप में काम करती है ये। और इकोटोन वो एरिया होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जैविक समुदाय होते हैं, जैविक क्षेत्र मिलते हैं, उनको इकोटोन एरिया कहते हैं हम लोग। इसकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है जो राजस्थान माउंट आबू में है। 1722 मीटर जो है ना इसकी टोटल ऊंचाई है। अरावली के महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है अरावली का? अरावली पर्वतमाला थार डेजर्ट को सिंधु गंगा के मैदानों पर अतिक्रमण करने से रोकती है। इसके अलावा इसमें 300 से ज़्यादा देसी पौधों की प्रजाति है, 120 पक्षी प्रजाति है, सियार, नेवले आदि विशिष्ट पशु भी इसमें मौजूद है। मॉनसून के दौरान अरावली पहाड़ी मॉनसून के बादलों को पूर्व की ओर धकेलती है और इससे बेसिकली जो ना उत्तर भारत के लगभग हर एक क्षेत्र तक मॉनसून की पवनें आ जाती है। सर्दियों में उपजाऊ घाटियों को शीत पश्चिमी पवनों से बचा लेती है ये। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी पूरा करने में हेल्प करती है ये। दिल्ली एनसीआर के लिए तो फेफड़ों के रूप में काम करती है ये, जो गंभीर वायु प्रदूषण है उनको उसके इफेक्ट को कम करती है। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगढ़ के अंदर है। महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी है, उसमें डाणी कुलताजपुर है। डाणी कुलताजपुर है 652 मीटर जो है ना इसकी टोटल ऊंचाई है। हरियाणा में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा आपका कैथल। हरियाणा का सबसे बेस्ट सुशासन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कैथल है वर्तमान में। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था। इसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट है जो है कैथल ने पहला स्थान हासिल किया, फतेहाबाद ने दूसरा और झज्जर ने जो है ना इसमें तीसरा स्थान लिया। और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ने शहरी इस लिस्ट में जो ना मतलब योजनाओं में सबसे बेस्ट ये योजना रही है। गरीब परिवारों की आवास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गरीब व्यक्ति को घर देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। 15,250 लाभार्थियों को जो है ना भूमि आवंटित और प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। टोहाना धान पराली प्रबंधन के मामले में टॉप में रहा है, मतलब फसल अवशेष ना जलाने के मामले में फतेहाबाद का टोहाना जो है ना इसमें टॉप पे रहा है। और इसका उद्देश्य फसल अवशेष के संग्रह और भंडारण को अधिक सुविधाजनक बनाना है, ठीक है ना। और फतेहाबाद वैसे ओवरऑल दूसरे नंबर पे रहा है ये, ठीक है ना। और फसल अवशेष प्रबंधन योजना, ये योजना दूसरे नंबर पे आई है। इसके अलावा हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली HPMS जो है ना ये मॉनिटरिंग सिस्टम का पोर्टल जो है ना ये 3rd नंबर पे रहा है। वेब आधारित सूचना डैशबोर्ड है जो बुनियादी ढांचा आधारित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रगति की निगरानी करती है, तो ये सहायता भी करती है इसमें। नगर निगम के मामले में अंबाला नगर निगम है, मासिक पास प्रणाली में पहला पुरस्कार लिया है तथा ओवरऑल चौथे पुरस्कार के रूप में आया है ये। इसके अलावा विभाग की बात करते तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ये टॉप में रहा है। मासिक न्यूनतम शुल्क माफी योजना है, इसके लिए मान्यता मिली है इसको। निपुण हरियाणा मिशन निगम प्रणाली है, ये हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के तहत दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुशासन का मतलब क्या होता है? सरकार जवाबदेही या प्रभावी प्रशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 दिसंबर को ये डे मनाते हैं। 2024 का इस बार का थीम था भारत का विकसित भारत का मार्ग और सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में के उपलक्ष्य में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वैसे पूर्व प्रधानमंत्री से याद आया कि भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री जिनका जो है ना निधन हुआ है, कल ही के दिन निधन हुआ है, मतलब गुरुवार को निधन हुआ है मनमोहन सिंह जी का। 92 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती 25 दिसंबर को ही मनाई जाती है वैसे। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, जैसे हरियाणा के किस जू में शेरनी सुधा ने पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है? तो ये रोहतक जू के अंदर दिया था। कृषि, इसको तो आप छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा है सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया किसको? हरियाणा को।
और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, कौन से नंबर का किया है? और क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मध्य प्रदेश की स्थापना वैसे 1 नवंबर को हुई है, साल तो चलो आप बताओगे मुझे। 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। मैं आपको चलो हिंट देता हूँ, लगभग 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो उन्हें, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।